नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज 27 की। आज 1 सितंबर हो चुका है और टेस्ट सीरीज 27 आज हुई है। आज देखते हैं कि हमारे ऑनलाइन मेंबर्स में से कितने लोगों ने किसने टॉप किया है। तो पहले आज हम आंसर बता देते हैं लोगों को। जो लोग टेस्ट सीरीज कर चुके हैं वो ज़रूर मिलान कर लें। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? बहुत ही साधारण प्रश्न आज के हैं। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दा तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में? तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया है। इसका प्रथम बार प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 2 देखें। हिंदी का प्रथम ग्रामर यानी व्याकरण पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर किस विदेशी कंपनी के राजदूत द्वारा लिखा गया? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ कैटलर, नाम जानते होंगे आप लोग, जोशुआ कैटलर जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं। तो जोशुआ कैटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक जो इन्होंने लिखा, इसका प्रकाशन 1715 ईस्वी में हुआ और यह पुस्तक डच भाषा में ही लिखी गई है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तकों के प्रकाशन का सही क्रम क्या होगा? देखिए, 1943 ईस्वी में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण का प्रकाशन हुआ। ब्रज भाषा व्याकरण का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर जो पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में और हिंदी शब्दानुशासन 1958 में। तो इस तरीके से सबसे पहले होगा हिंदी का नमूना और फिर होगा ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण, फिर हिंदी निरुक्त, फिर हिंदी शब्दानुशासन, यानी आपका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भवभूति का सम्मान धर्मा आचार्य कहा है। ये भी चीज़ अगर आपको लिखना है तो कहीं लिख सकते हैं कि रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भवभूति का सम्मान धर्मा आचार्य कहा है। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके लेखक पादरी एडिसन ग्रेव्स हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके लेखक पादरी एडिसन हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया? देखिए, किशोरीलाल गुप्त जी का जो जन्म है वो यूपी के भदोही में हुआ और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से हुआ। इनकी आखिरी रचना सूरदास की टीका है। ग्रियर्सन के द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद भी किशोरीलाल गुप्त जी ने किया और इसे इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया। किशोरीलाल गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया जाता है। सही उत्तर आपका क्या है? अब तो पता ही चल गया। चलिए, प्रश्न संख्या 6 की बात करें। मिश्र बंधु विनोद के किन भागों को हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित कराया गया? तो यहाँ पर पूरा विस्तृत आप जान लें, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहले आपको बता दें इसके प्रथम 3 भाग। सही उत्तर होगा आपका
प्रथम 3 भाग को, लेकिन थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो आप नाम जान लें। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुख बिहारी, ये 3 लोग मिश्र बंधुओं में हैं। इन्हीं लोगों को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु कहा जाता है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। इसके 4 भाग थे, जिनमें से प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से जाना जाता है, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3। हिंदी नवरत्न के दूसरे संस्करण में मिश्र बंधुओं ने, मैंने प्रश्न भी दिया था, आप लोगों को याद भी होगा, दुलारे लाल भार्गव के कहने पर कबीर को नवरत्न में स्थान दिया गया। इससे पहले नवरत्न में कौन कौन थे? तो तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र थे। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? सही उत्तर होगा आपका 1681 से 1889। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की यह समय सीमा मानी, जबकि प्रारंभिक काल की समय सीमा उन्होंने 700 से 1444 माना, माध्यमिक काल का 1445 से 1680 माना, अलंकृत काल 1681 से 1889 माना, जैसा कि प्रश्न में दिया है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 से लेकर और वर्तमान तक। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलें और थोड़ा विस्तृत इसमें हम लोग चलेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा पहले जान लें, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ को रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की रचना है, जो कि 1768 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसको खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इसकी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ती है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी का उद्भव ग्रंथ के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक जटमल की रचना गोरा बादल की कथा, जो कि 1623 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, का उल्लेख किया है। वहीं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक गद्य प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लूलाल शामिल हैं। सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान और लल्लूलाल ने 1805 में प्रेम सागर की रचना की। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य का रूपांतर है। अतः नासिकेतोपाख्यान को खड़ी बोली की पहली रचना माना जाता है। नासिकेतोपाख्यान को चंद्रावती भी कहा जाता है, ये भी आप सभी लोग जानते भी होंगे। प्रश्न संख्या 9 की बात करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस राजा के दरबारी कवि से माना है? या किसी हो गया, सही कर लीजिए, किस राजा के दरबारी कवि से माना है? तो सही उत्तर होगा आपका ए, अकबर। अकबर के दरबारी कवि गंग। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? गंग। तो गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। खड़ी बोली को मर्दानी भाषा सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली को किसने मर्दानी भाषा कहा है, तो सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है। मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है सुख सागर, वो भी एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस रचना को उदयभान चरित भी कहा जाता है? तो यहाँ पर उदयभान चरित किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा सी, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। आगे आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग चलते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस से कहाँ से हुआ? देखिए, किसी ने कमेंट किया था इस प्रश्न पर, तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण हुआ है। तो इसमें से हमको बात करना है प्रथम संस्करण की। तो प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ वो लखनऊ से हुआ था। नवल किशोर प्रेस कहाँ है? तो लखनऊ में, लखनऊ से ही हुआ है।
प्रश्न संख्या 12, शिव सिंह सरोज को प्रथम वृत्त संग्रह नाम किसने दिया? प्रथम वृत्त संग्रह नाम किसने दिया, या इसे वृत्त संग्रह नाम किसने दिया? तो चलिए पूरा विस्तृत बात कर लेते हैं। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज है, जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया गया है। इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविता वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला है। वृत्त संग्रहों में सबसे वृहदाकार संग्रह मिश्र बिंदु विनोद है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है, वृत्त संग्रह नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। प्रश्न संख्या 13 देखें, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की रचना किसने की? तो ये भी आप सभी लोग जानते होंगे, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे सही उत्तर होगा। बच्चन सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे, बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रभाकर माचवे के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की कहानी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कब से कब तक माना है? तो चारण काल इन्होंने 700 से 1400 माना है। आपका पहला उत्तर होगा 14 का ए। प्रश्न संख्या 15 देखें, आदिकाल को जयकाल नाम किसने दिया? तो आपका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए यहाँ पर भी मिलाने वाले प्रश्न आते हैं, पहले तो बहुत आते थे, अब तो उतने नहीं आते हैं। फिर भी कभी कभी साधारण प्रश्न आप लोगों से गलत हो जाते हैं, तो साधारण प्रश्न का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मोहन अवस्थी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा। पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल नाम दिया, जबकि पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल नाम दिया। प्रश्न संख्या 16, आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया? सही उत्तर होगा आपका ए, डॉक्टर वासुदेव सिंह। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त के बारे में भी जानना है, इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बीजोपन काल नाम दिया। धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया। प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन अब आपको यहाँ यह भी जान लेना है कि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुन को माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है, जबकि स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है। प्रश्न संख्या 18 देखें, अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाने वाले स्वयंभू की रचना पौमचर्यु कितने कांडों में विभक्त है? तो स्वयंभू की जो रचना पौमचर्यु है, इसमें कुल कांड है 5 और कुल संधियाँ 83 संधियाँ हैं इसमें। यह अपभ्रंश का आदिकाल है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है। प्रश्न संख्या 19, कवि कंठहार कहे जाने वाले विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग विस्तृत चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा विस्तृत चलेंगे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कविरंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। कीर्तिलता एक प्रबंध काव्य है, इसमें जौनपुर नगर का वर्णन है। इसकी रचना पदावली, इनकी जो रचना है पदावली, इनके यश का आधार है, जिसमें राजा शिव सिंह को कृष्ण और रानी लक्ष्मण देवी को राधा का प्रतीकात्मक विवरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 की ओर आइए हम लोग चलते हैं और 20 देखे हैं। कन्नौज युद्ध जो सबसे बड़ा सर्ग या समय है किस पुस्तक में है? तो सही उत्तर होगा आपका डी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा जाता है और इसमें सबसे बड़ा सर्ग जो है वो कन्नौज युद्ध है। प्रश्न संख्या 21, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ये भी आप सभी लोग जानते हैं, कई बार प्रश्न कराया जा चुका है। सही उत्तर पहला ही होगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 14वीं शताब्दी में इन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की। इसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है।
कनक कदल पर सिंह समारलता पर मेरु समाने पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी लगभग आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे, विद्यापति की पंक्ति है। रचनाकाल के अनुसार सर्वप्रथम कौन सी रचना होगी? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, वसंत विहार। ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो इनमें सबसे पहली रचना होगी आपकी खुमान रासो। खुमान रासो 9वीं शताब्दी की है, पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी की है, विजयपाल रासो की बात करें तो 11वीं शताब्दी की है और वसंत विहार 13वीं शताब्दी की है। प्रश्न संख्या 24 देखें, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन है? तो प्रमुख रस वीर है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। प्रश्न संख्या 25, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो दोहा या दूहा सबसे प्राचीन छंद है। इस पर भी किसी ने प्रश्न पूछा था, तो दोहा या दूहा जो भी मिलेगा वही आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 26 की बात कर लेते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्न कवियों का सही क्रम क्या होगा? ये भी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। आप लोगों को सबसे पहले इसमें पता होगा बिहारी सबसे पहले होंगे, बिहारी के बाद चिंतामणि होंगे। तो पहला ही विकल्प आपको दिख रहा है, मैंने लेखकों का कालक्रम भी आप लोगों को भेज दिया था। प्रश्न संख्या 27 देखें, बाहमिड़े ही माजाणत ही भेऊ ये वही पढ़ियू एवच बेऊ भट्टी पाणी कुल लई पढ़ंत घर ही बैसी अग्निहुरंत। उपरुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये सरहपा की हैं। 27 का उत्तर होगा बी, सरहपा की। 8वीं सदी में पाखंड का खंडन करते हुए इन्होंने यह पंक्तियाँ दी हैं। प्रश्न संख्या 28, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? तो मुस्लिम अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। पहला विकल्प होगा शेख तकी का शिष्य मानते हैं। विजक के 2 रामायणियों में शेख तकी का उल्लेख भी है। प्रश्न संख्या 4, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो नरोत्तम दास की हैं। सुदामाचरित में इन्होंने लिखा है, सुदामाचरित की ये पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 5 देखें, जन्मकाल के अनुसार किसका कालक्रम सबसे पहले का है? तो इसमें सबसे पहले का कबीरदास का होगा, क्योंकि कबीरदास का 1398 माना जाता है, गुरु नानक का 1469 माना जाता है, दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574। तो सबका अलग अलग है। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से कौन सी रचना धरणीदास की है? प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन सी रचना धरणीदास की है? तो यहाँ पर प्रेम प्रकाश धरणीदास की रचना है, जबकि सर्वांगी रज्जब की रचना है। ज्ञान बोध की बात करें तो मलुकदास की रचना है। शब्द सागर बुल्ला साहब की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इश्क लता। अलंकार प्रकाश की बात करें भूषण की रचना है। रस रत्नाकर की बात करें सूरत मिश्र की रचना है। रसराज की बात करें तो मतीराम की रचना है। प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं और देखते हैं 33, निम्न में से कौन सी रचना दीपचंद जैन की है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी, चिदविलास दीपचंद की रचना है। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा पद्म भूषण दौलत राम की रचना है। प्रश्न संख्या 34 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ सुमेलित करने की बात हो रही है। तो आलम की बात करें तो आलम का हो जाएगा तीसरा, यानी ए का तीसरा। ए का तीसरा से ही मिल रहा है, आपका सी विकल्प हो गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 35 देख लीजिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कथन निम्न में से किस कवि के संबंध में कहा है? तो विद्यापति के लिए इन्होंने कहा, विद्यापति की पदावली के बारे में कहा है। सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? तो प्रेम तत्व निरूपण नहीं है, 36 का बी। प्रश्न संख्या 37, सुर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बी उत्तर होगा कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 38, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपका सही उत्तर होगा डी होगा सही उत्तर। जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में, ये कथन किसका है? मैंने बहुत पहले करा दिया है। जायसी नामक आलोचनात्मक कृति विजय देव नारायण शाही की है और इन्होंने ही कहा है। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, जसोदा कहाँ कहो हो बात
तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पर कहीं नहीं जात, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका डी, चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक ना और, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका 41 का बी। प्रश्न संख्या 42 की ओर आते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 42 की सुमेलित है, तो इनमें से 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर प्रेम रत्न, फिर हंस जवाहिर। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं, रचनाकाल के आधार पर निम्न रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? ये भी मैंने आपको करा दिया है। चंदायन, उसके बाद मृगावती, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? तो रोला छंद में लिखी गई है, आप जानते होंगे। यहाँ पर यह भी प्रश्न मैंने आपको कराया था कि अष्टसाप के कृष्ण भक्त कवि नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में किया है। वियोगी हरि ने इसी रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो प्रेम प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 46, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न। प्रश्न संख्या 47 देखें, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ जन्मकाल की दृष्टि से। तो सबसे पहले रैदास होंगे, ये भी करा चुके हैं, प्रश्न हो चुका है। रैदास, मीराबाई, रज्जब और मलुकदास। प्रश्न संख्या 48 देखें, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में कहा है। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। 49 की बात करें, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास का जो काव्य निर्णय है, इसमें सर्वांग निरूपक काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन हो, काव्यालंकार, रस, गुणीभूत व्यंग आदि की बात की गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वांग विवेचन। प्रश्न संख्या 50, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आपका सही उत्तर होगा सी। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे और देखते हैं कि आज किसने टॉप किया है। उसकी बात करेंगे रात में 25 प्रश्नों के साथ हम लोग लाइव में मिलेंगे। आप लोग मेहनत करें, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज़ में शामिल होना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं, या अभी आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा के बाद नया बैच यूजीसी नेट का प्रारंभ होगा। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसमें हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाकी आप आगे बढ़ें।